दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि द कंटेंट इज़ फॉर द एजुकेशन पर्पस ओनली, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन। ठीक है, किसी भी तरीके का आपको कोई सजेशन नहीं है, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा एक तरह से कैसे एडिक्टिव भी जगह हो सकती है, वो आज आप लोगों को, काफ़ी लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से जो पर्पस है कि भाई पैसा कमा के लेके चले जाना, वो आसान काम तो नहीं है। इस बात को तो हम सभी जान चुके हैं, जो भी अगर कोरोना के बाद भी आए हैं तब भी। ठीक है, तो बात करेंगे मैं अपनी कुछ चीज़ों के ऊपर, अपने ऑब्जर्वेशंस या जो मेरे अपने गलत या सही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगर आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सही हूँ हर तरह से, इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से क्या लगता है या मेरी सोच कितनी डेवलप हो पाई इन कह सकते हो लगभग लगभग 5+ सालों में मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, मैं किस तरह से सोचने लगा हूँ या कहाँ मुझे लर्निंग्स मिल रही। और ऐसा भी नहीं है कि, और हाँ, ये ज़रूर दिखाई पड़ता है कि आज से 5 साल पहले मुझे किन किन चीज़ों की जानकारी थी, आज से कह सकते हो उसके 1 साल बाद कितनी रही, 2 साल बाद कितनी रही, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और उनमें जो इम्प्रूवमेंट के फेजेस हैं, चाहे वो मैं तब भी शेयर्स खरीदे हैं और बेचे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं, और आज भी कुछ उनमें कह सकता हूँ सोच रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा मुझे खुद को महसूस होता है। यानी ये बात तो तय है कि अगर उसी को क्यों कैसे इम्प्रूवमेंट होगा कि भाई उस समय क्या चीज़ें पता नहीं थी और आज कुछ क्या पता है, और पहले क्या कुछ गलतियां हुई हैं और आज कुछ उन गलतियों से कम गलतियां होंगी। गलतियां तो होंगी क्योंकि मार्केट को कंप्लीटली तो कोई नहीं सीख सकता। यहाँ पे मैं अपने पहले पोर्टफोलियो वाइज आप लोगों को थोड़ा सा बता के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो फर्स्ट रूल है, देखो रूल है, इसका मतलब ये नहीं कि जिद है। जिद इन द सेंस कि मतलब मार्केट से जिद चलती ही नहीं है। कि कहा जाए कि देखो हमने ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाए तो देखो मैं जो बोलता था, मैं जो कहता था वही सब कुछ सही है, नहीं। आपको अडॉप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, मतलब सीखते रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा, और ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि मेरा लिया हुआ डिसीजन गलत जा सकता है। इस होशो हवास में अगर आप डिसीजंस को लेते हो कि हाँ भैया ये गलत गया तो मेरे ऊपर क्या होगा, उस चीज़ से अगर आप थोड़ा मतलब बियर करके चलते हैं तो मार्केट में जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रह सकते हैं तभी कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो पहला रूल आपको बताया, अब जैसे कहोगे कि सर रूल बता रहे हो लेकिन अभी मान के चलो आगे अभी जो वॉर की सिचुएशन है और एस्केलेट होती है, या मेन तो देखो पता है वॉर से कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड को। वॉर तो रशिया यूक्रेन की भी आज चल रही है और लंबे समय से चल रही है। अब यही वॉर रशिया यूक्रेन की जो इतने लंबे समय से चल रही है, यही वॉर ईरान, यूएसए, इसराइल में चलती रहे तो वर्ल्ड को प्रॉब्लम, देखो इम्पैक्ट तो बैठता है लेकिन कोई प्रॉब्लम है बोला नहीं यार, कटो मरो कुछ भी करो। प्रॉब्लम कहां पे है, और उसी प्रॉब्लम को ईरान ने पकड़ा भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो रास्ता है दुनिया के, जो कि मतलब क्या, वो व्यापार को इम्पैक्ट करता है, जो वहां से तेल जाता है, जो फ्यूल देता है पूरे वर्ल्ड को, एक तरह से जो भी उसका परसेंटेज हो लगभग, तो वो ब्लॉकेज कर देना, उससे होगा क्या, उससे ये है कि भाई दूसरे को भी इम्पैक्ट होगा। जब दूसरे को इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली इम्पैक्ट होगा और साइकिल वाइज चीज़ें इम्पैक्ट होगी, तो डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, प्रेशर पड़ता है, चीज़ें ये एक आप इसी तरह से समझ सकते हो जैसे कि सपोज किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा, घर के अंदर झगड़ा हो रहा, कमरे के अंदर झगड़ा हो रहा, आवाज़ें बाहर नहीं जा रही, तो पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है तो पड़ोसी कान लगा के सुनता, अच्छा 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 इनके यहाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है, यही तो चीज़ें हैं। तो और फिर मजे लेते हैं, जैसे जबकि उससे ज़्यादा झगड़ा उनके घर में खुद हो रहा हो। लेकिन इसका उलट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब वही झगड़ा निकल के बाहर तक आ जाए, बाहर तक आ जाए, वो इतना ज़्यादा हो जाए कि उस एरिया के पीस को ही डिस्टर्ब कर दे, उस एरिया के पीस को ही डिस्टर्ब कर दे, इतना डिस्टर्ब कर दे कि जो आसपास है या जो उस एरिया से जितना भी बड़ा हो, तो वो जब पूरे को अफेक्ट करने लगता है, तब फिर सोशल प्रेशर आता है कि भैया इनका कुछ सुलह कराओ, क्योंकि देखो भैया इससे हमें ये दिक्कत है, इससे हमें ये दिक्कत है। आज रशिया यूक्रेन के वॉर को फ्यूल कर रहे हैं लोग, उसे बढ़ा रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें समाज में भी आप देखते हैं, तो वही चीज़ें, वही सोच है, वही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मेरा जो बात ये थी कि जो एक पहला रूल था
तो ये सब तो चलता रहेगा। बात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसका अल्टरनेट जो कि ग्लोबली ऑप्शंस या उसकी सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट तो देखो बैठता है, इम्पैक्ट तो रशिया यूक्रेन वॉर का भी बैठा, लेकिन चीज़ें आज चल रही, मार्केट ने उसको डाइल्यूट कर दिया। वो बंद, जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन पॉजिटिविटी एडिशनली आ जाएगी एक अलग से। रशिया यूक्रेन कह रहा हूँ, इसका जो ईरान और यूएसए और इसराइल का जो वॉर है, ये भी जिस दिन बंद होगा उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, भले उसको न्यूट्रलाइज कर दे मार्केट आने वाले समय में। मान के चलो हॉर्मुज में रास्ता, इसका अल्टरनेट रास्ता या हॉर्मुज का ही रास्ता किसी तरह से डील कर लिया जाए तो फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेन तो वही है। ईरान ने भी नफ्स पकड़ रखी है, भैया उस जगह से हम तेल नहीं जाने देंगे, दैट्स ऑल। तो अब उसके अल्टरनेट रास्ते को ढूंढा जा रहा है, या पुराने समय में इस तरह की स्थितियां आई होंगी तो इसका अल्टरनेट भी कुछ जो है खाड़ी के देश है उन्होंने सोचा होगा, उन सब चीज़ों पर भी थोड़ा बात करेंगे। तो मार्केट में अगर एक बात का ध्यान रखना कि मार्केट में अगर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से पूरा मार्केट गिरता है, सभी कंपनियां गिर रही हैं, चीज़ें गिर रही हैं, तो वो एक गोल्डन फेज होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम तो झेले पड़े हैं 2024 से, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई, मार्केट तो थोड़ा बहुत संभला भी होगा, वो नंबर दिख रहे होंगे कि भाई निफ्टी आप इतने पे है या इतने पे, सेंसेक्स इतने पे है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सब के सब स्मॉल कैप में फंसे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। वॉलेटिलिटी इतनी होती है स्मॉल कैप स्टॉक्स में कि उनका लगता है वजूद ही खत्म हो जाएगा उन कंपनीज का, जबकि फंडामेंटल्स और सब चीज़ें बाकी ओके ही दिखाई पड़ रही हैं। हमने सब नियमों का पालन किया, तो उन्हीं सब नियमों के साथ साथ तो वो अब प्रैक्टिकली तो वॉलेटिलिटी तो आप देख रहे हैं कि अभी गिरते हुए अगर देखा जाए तो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स जो निकल के आई हैं वो सितंबर 2024 के बाद से आई हैं। एफआईज ने बेचना चालू किया, मैं इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कि वहाँ जब एफआईज ने डेंट डालना चालू किया, रीजंस क्या थे कुछ पता नहीं, उसको छोड़ दो, आप उन सब चीज़ों पे जाना ही नहीं। भाई एफआईज ने पैसा निकालना चालू किया तो मार्केट में गिरावट आई, और सितंबर 2024 के बाद से मार्केट में गिरावट आई। जो जितना ज़्यादा भागे थे वो उतने ज़्यादा गिरे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनीज, सभी में डेंट आया। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए, मतलब इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चीज़ें रही हैं, और उनके कारण ढूंढने की कोशिश की गई। अगर आप कारण ढूंढने जाओगे तो गूगल वगैरह सब जगह पे दिखा देंगे कि एफआईज ने प्रॉफिट बुकिंग करी, रुपया नीचे गिरता जा रहा है डॉलर के कंपेयर में, कह दिया जाएगा कि हाँ ये सब इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, और वही अगर मार्केट पॉजिटिव होता और ये सब चीज़ें बनी रहती तो इन सब चीज़ों को नहीं कहा जाता, पॉजिटिव सिनेरियो में निकाल लिया जाता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया में गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, वर्कफोर्स ये तो देखा ना, दोनों पलड़े हैं। अब हम तो पपिट हो गए, हमने उसको देखा, हमने पैसा लगा दिया, इसको देख रहे हैं नीचे जा रहा है, तो रीजंस तो बोलने वालों के पास है ही हैं, तो हमें तो अपने ऊपर समझ के चलना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो जब आपने सितंबर 2024 के बाद से मार्केट में गिरावट देखी, गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया वो ये है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचना चालू किया, जो कि आज भी बेचा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, रीजंस अलग अलग समय और एक लंबा समय हो गया। भाई प्रैक्टिकली देखा जाए तो सितंबर 2024 के बाद से अभी सितंबर 25 आया, और सितंबर 25 के बाद में अभी सितंबर 26 आया नहीं है। और ये गिरावट कितने लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है सर, ये बताइए। अभी मार्केट ने दोबारा से 26,000 के पॉइंट्स को वापस टच करने की कोशिश की थी, लेकिन पोर्टफोलियो पे वो पॉजिटिविटी नहीं बन पाई थी जो सितंबर 2024 में पोर्टफोलियो में लगभग रिटेल इन्वेस्टर्स के थी। क्यों? अब उसका रीजंस ये बता दिया गया कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हों, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के माध्यम से हों, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप छोटी कंपनी में डाला, पैसा जिनमें पैसा बनने की संभावना बहुत तीव्र गति से होती है। बोला इक्विटी में जब वो डायरेक्ट डाल लेते तो उन्हें बोला कि चलो यार हम एनालाइज नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते, तो एक काम करते हैं, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से हट जाते हैं और वही पैसा या जो प्रॉफिट्स मैंने कमाए थे या जो मैं अपनी एसआईपी डालता हूँ वो मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर पैसा कटेगा फंड मैनेजर्स के जो भी उनका होता है उस हिसाब से, बाकी अपना बढ़ता रहेगा। और वहाँ पर भी चीज़ें नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही हैं अब, क्योंकि कुछ समय तक तो उसमें संभले, लेकिन अब नहीं।
अच्छा, उसमें एक चीज़ और होती है कि उसकी जो ग्रोथ स्टोरी होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्यों अंतर है, म्यूचुअल फंड में क्यों अंतर है। वीडियो ब्रदर लंबा होगा, रिक्वेस्ट है आपसे लाइक जरूर करिए, काफ़ी मेहनत पड़ती है और काफ़ी मंथन करने के बाद चीज़ों को लेके आता हूँ। हो सकता है कैसी लगे आप लोगों को वो मुझे पता नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से चीज़ें देने की पूरी कोशिश रहती है। तो वहाँ पे जब म्यूचुअल फंड में बात आती है कि भैया आप देने जब मार्केट में उनको दिया, तो उनमें देखो उसमें एक बहुत ज़्यादा तगड़ी ग्रोथ, जो इक्विटी में ग्रोथ हो सकती है उतनी ग्रोथ वहाँ नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन इक्विटी में ये भी है ना कि वो कंपनी मालूम पड़ा डूब गई तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो जाएगा। तो वो दे आर मोर स्मार्ट इन कंपेयर टू यू इन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। तो आदमी ने शिफ्ट भी किया, वही म्यूचुअल फंड की तरफ चले चलते हैं, लेकिन हम उन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे जो स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप में एक ग्रोथ स्टोरी अलग है। स्मॉल कैप पिछले अभी काफ़ी समय से भागा भी था, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि चाहे वो स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, हाँ अंतर पड़ता है कैपिटल का, सॉरी मार्केट कैप का, कि भैया जितनी छोटी कंपनी होगी रिस्क उतना बड़ा होगा ही होगा। और जब रिस्क उतना बड़ा होगा तो गिरावट और उसकी पॉजिटिविटी दोनों तरफ उसी रेशियो में चीज़ें चलती हैं। अब जब ये सेक्टर या ये कंपनीज भागी हैं ज़्यादा, या स्मॉल कैप्स भागी हैं, अब गिरावट का असली फेज उनका देखने को अब मिल रहा। अच्छा, मार्केट ने भी निफ्टी 50 को हम जनरली रेफरेंस मानते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा निफ्टी 50 में तो सब लार्ज कैप है और उनमें भी सेक्टोरियल चेंज होता रहता है, भाई इसका वेटेज बढ़ गया, आईटी का बढ़ गया, उसका घट गया, इसका वो हो गया, ऐसा चलता रहता है। अब वहाँ पे भी आपने देखा कि मार्केट ने जब दोबारा से थोड़ा सा पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिया था, मार्केट दोबारा से 26,000 तक टच किया था। पोर्टफोलियो वाइज भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का हो, चाहे भले आप स्मॉल कैप में हो, आपका भी थोड़ा सा बढ़ा था भाई, ठीक है तो बढ़ा था, लेकिन ऑल टाइम हाई पे तो फिर भी नहीं पहुंचे थे। मार्केट ने जाके लगभग टच कर ही दिया था निफ्टी 50 ने, लेकिन आपका पोर्टफोलियो उस हिसाब से नहीं भगा था। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप में गिरावट तब भी सस्टेनेबिलिटी थी, और चाहे वो एफआईज उस जगह पे ज़्यादा डेंट मार रहे हों या जो भी चीज़ें हों, ये तो वो सेक्टर तो पूरा गिरा, वो सेक्टर इन द सेंस कि मतलब वो स्मॉल कैप का सेक्शन। अच्छा, फिर लोग ये शक से देखने लगते हैं कि यार ये स्मॉल कैप जो है ना, ये नहीं चलने वाला, ये सब बेकार चीज़ें हैं, लार्ज कैप में आते हैं, मिड कैप में आते हैं, सेफेस्ट वे में आते हैं, वहाँ पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की गई, लोगों ने किया, और वहाँ का भी हिसाब किताब देख लिया कि भैया वो उतना तेज भागता भी नहीं है तो उतना तेज गिरता भी नहीं है, लेकिन गिरावट उनमें भी अपने बड़ी बड़ी देख ली। अब बात करते हैं कि ये सर जो फेज़ है, मान लो 2026, अभी मैं कहूँगा कि 2 साल पूरे नहीं हुए, सितंबर 2024 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में, चाहे वो आपका कोई भी सेक्टर का पोर्टफोलियो हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या पूरा कंबाइंड, या म्यूचुअल फंड वाइज, या जो भी हो, तो जो ऑल टाइम हाई लगभग उस दौरान बने थे उसके बाद से नहीं बने। मार्केट ने दोबारा भी ऊपर उठने की कोशिश की, बट यहाँ पर ऐसा नहीं बना। अब सर ये फेज़ मैं चलो मानता हूँ सर, और बोला गया बाय ऑन डिप, ये वो बहुत सारी चीज़ें सीखी लोगों ने, की भी और करा भी, लेकिन वहीं पे जब कहते हैं ना कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद से आए हुए इन्वेस्टर्स, इवन मैं भी उसी समय का हूं, लेकिन हाँ मार्केट को पहले थोड़ा बहुत ऑब्जर्व जरूर करता था, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था मेरा हिसाब, लेकिन कोरोना के बाद से आए हुए इन्वेस्टर्स के बीच में एक जो रशिया यूक्रेन के टाइम में थोड़ा बहुत ट्रेंड देखा भी था कि मार्केट में पॉजिटिविटी तुरंत आ जाती थी, लंबे समय तक गिरावट नहीं दिखी थी। इवन कोरोना में भी मार्केट ने गिरावट दिखाई, शार्प गिरावट दिखाई और शार्प रिकवरी दिखाई, लोगों को संभलने का और इन्वेस्ट करने का मौका भी नहीं मिल पाया। केवल वही लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए जो मार्केट में काफ़ी समय पहले से एक्सपीरियंस रखते थे, या कुछ नए लोग आ गए जिन्हें लगा कि मार्केट करेक्शन है, करेक्टेड है, बहुत करेक्टेड है, लोगों को एकदम से ये पता चला और लोगों ने कुछ ने पैसा लगाया कि हाँ मार्केट में गिरावट में पैसा लगाना चाहिए। अब मार्केट एक अलग रंग और अलग फेस दिखा रहा है, और ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, एक तरह से ये बोर्ड एग्जाम्स हैं आपके, एक तरह से मार्केट में बने रहने वाली बात पे, कि सर ये गिरावट का फेस भाई ये डेफिनेटली है ना, कि अगर गिरावट लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है तो पोर्टफोलियो को होल्ड करना मुश्किल होता है ना। छोटे समय के लिए हो तो पैसा, बड़ा पैसा मैं उधार से भी ला दूंगा, कहीं से भी ला दूंगा, पैसा डाल दूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात होती ना, कि क्षणिक गिरावट हो उसके बाद रिबाउंड हो जाए, बल्कि 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, 4 दिन गिरा, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है सर 4 दिन की भी बात नहीं है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, अच्छा सर चलो साल मान ली, अब तो नई साल चालू हो गई, वहां पे अरे सर ये तो 2 साल होने को जा, अभी 1.5 साल हो गया है भाई, सितंबर 2024 से देखा जाए तो लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद से तो पैसा सर मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी पैसा डाला,
कंपनी मेरी ख़राब नहीं है, वो परफॉर्मेंस दे रही है। कहीं हाँ कुछ कंपनीज में दिक्कत आती है, वो आई है, लेकिन यहाँ तो पैसा बनने का नाम ही नहीं लग रहा। यहाँ पे पैसा लगाया है और यहाँ पे जो कह सकते हैं ना अपने आप को मास्टर समझने लगे, यानी मैं भी उनमें से एक हूँ कि भाई ठीक है। तो मैं लेकिन इस बात को समझ के चल रहा हूँ कि भाई मैं जो डिसीजन लूँगा वो गलत तो जाएगा, मतलब गलत जाने की हो सकता है, गलत जाएगा। तो अगर ये बात मान ली जाए कि हाँ गलत गया, तो मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मुझे इस बात से बहुत बड़ी चिंता रहती है कि भाई मेरा कैपिटल जो मैंने हार्ड अर्न्ड सैलरी से निकाल के लगाया है वो, और उस पे मिनिमम मोस्ट मिलने वाला ब्याज जो हो एफडी के अगेंस्ट में, जो अगर मैं लगाता तो कितना बन सकता था अप्रॉक्सीमेटली उतना, वो तो बचा के चलो। अब अगर मैं कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, जिसको मैं रिस्क एपेटाइट बोलता हूँ, तो डेफिनेटली है चीज़ें नीचे दिखाई पड़ जाती या डेफिनेटली दिख सकती थी, क्योंकि ऐसी कुछ ही कंपनीज बची होंगी जो मतलब लंबे समय तक के रिटर्न्स को सस्टेन कर, क्योंकि आप बाद में भी लगातार पैसे लगाते ही रहे ना। तो मैं ये मानता हूँ कट टू कट होता, लेकिन उस तरीके की वजह से ये हुआ कि जो मैंने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, इतने को ये बचा, इसमें से ये माइनस करोगे तो अब प्लस 50,000 रुपीज़ अगर आप इसमें जो है डिविडेंड जोड़ दोगे तो कुल मिला के बचा खुचा 7 लाख रुपए के आसपास का पैसा बचा है प्रॉफिट का, जो आपकी कैपिटल लगी उसके ऊपर। कितना समय हो गया? लगभग 5 साल। ठीक है, पैसा धीरे धीरे करके जैसे जैसे कमाया वैसे वैसे लगाया, और एक रेशियो में लगाया, उस पैसे को लगाया जिसकी नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं, मेरे कोई काम ना रुक रहे हो। इन बातों पे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सर मार्केट में हाहाकार है कि नहीं है, मतलब चीख चिल्लाहट अगर आपको ग्लोबली दिखाई पड़ने लगे, चाहे वो इंडियन मार्केट की बात हो चाहे ग्लोबली बात हो, तो ये समझो कि हाँ भाई ये मेरे अकेले, अगर अकेले आपके साथ हो रहा है तो फिर मुश्किल की बात है। अच्छा ये सर फेज कब तक रहेगा? अगर चलो मैंने मान लिया सर, मान के चलो हमें अगर कल से मार्केट भागने लगे ऊपर और चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो ये रॉकेट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। तब जो लोग आज परेशान हैं इस बात से कि यार कि मैंने पैसा क्यों लगाया, बहुत से लोग इस बात से परेशान है कि यार मुझे बॉट मैं लगा रहा हूँ, अगले दिन 10,000 लगा रहा हूँ, अगले दिन वो 8,000 रह जा रहा है, 9,000 रह जा रहा है, 7,000 रह जा रहा है। तो मुझे इस बात का मलाल होता कि ये 10,000 रुपये मैं और गिरने के बाद लगाता तो वो गिरावट कहाँ तक बचेगी। मैंने बोला बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। अच्छा सर ये बता दो कि ये जो सेंसेक्स गिर रहा है या चीज़ें गिरेंगी या कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ये कितने समय तक होंगी? 1.5 साल तो आपने बताया कि 1.5 साल तो हो ही गया, इसको भी टाइम नहीं कर सकते आप, लेकिन हिस्ट्री से कुछ एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो कि हाँ समय सबसे बड़ा मलहम है और वो अपनी चीज़ों को सही कर देता है। अब एक तो ये चलो सर मान लिया कि कुछ समय होगा, वो जो कि आपको भी नहीं पता है हिस्ट्री से। अभी मैं इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि हाँ चीज़ें इस हद तक चीज़ें आराम से डिस्टर्ब हो सकती हैं अगर हम हिस्ट्री को देखा जाए तो। अब हिस्ट्री में तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि वॉर, मैंने भी पहले बनाए थे, उन सब वीडियोस को मैंने काफ़ी बार डिलीट भी किया चीज़ें, लेकिन कि भाई अगर मैं इतने वॉर में आता तो इतने दिनों तक उसका बॉटम बनता, फिर जब वापस रिबाउंड होता तो इतने दिनों में फिर वो वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाता, फिर उसको क्रॉस करता, फिर टोटल रिटर्न्स इतने बनते। इस तरह से चीज़ों को देख के अपने आपको सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है, एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, वगैरह वगैरह के वॉर्स हैं या कोई पेंडेमिक है या कुछ भी हुआ तो कितने दिनों तक मार्केट ने गिरावट को सस्टेन किया, कंसोलिडेशन दिया, या बॉटम कितने दिनों तक बाद बनाया, फिर वापस चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में जो आपकी ख़राब कंपनीज उनकी तो छोड़ दो, जो सही कंपनीज हैं उनमें भी गिरावट है, तो सस्ता तो मिल रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स की जैसे मैंने आपके साथ बात कर ली, तो थोड़ा सा एक चीज़ और जैसे दिखा लो। अब जैसे यही है जो है कि अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पोर्टफोलियो में रही हैं, पहले समय में रही हैं। यहाँ देख सकते हो कि जैसे ये डिक्सन थी, 58,000 के प्रॉफिट्स को बुक किया, यहाँ पे किया, ये बहुत 2,200 रुपये की क्वांटिटी, 972 रुपये की क्वांटिटी में उस ज़माने में मैंने लिया और सब चीज़ें मैंने करी, प्रॉफिट्स को मैंने बुक किया, रिस्क एपेटाइट को भी कमाया, और बहुत छोटे छोटे उस समय इतना ज्ञान नहीं भी था लेकिन किया। अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जैसे मार्केट में गिरावट है, मेरे प्रॉफिट्स ही 7 लाख रुपए के बचे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपने देखा मेरी पर मंथ की जो कंटिन्यू है वो चली रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि मैंने अपने एक डिसिप्लिन को बांध रखा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देखो सही जाऊंगा, हाँ एक कोशिश में रहता हूँ इम्प्रूवमेंट करने की कि भाई आगे आने वाले समय में जो अपने इन्वेस्टमेंट हो दैट शुड बी इन अ राइट डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अब जैसे मैं निफ्टी वाइज चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूँ। पहले तो ये देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी अब जो कल का सिनेरियो दिखा रहा है, कल शुक्रवार है और रेड ही दिखाई पड़ रहा है, और आप देख सकते हो 0.76% के गिफ्ट निफ्टी गिरावट दिखा रहा है। ये टाइमिंग जो है 10:45 के करीब की है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह इसके सिनेरियो अलग हो सकता है तो अलग है। अब कहोगे सर गिरे हुए मार्केट में भी और गिरावट का इंडिकेशन, तो ये अपने आप में एक लगता है कि आज जो बाइंग की है उससे सस्ती बाइंग कल मिल जाती, तो आज ही मैंने पूरा पैसा क्यों लगा दिया। आज लगाया हुआ पैसा, कल लगाया हुआ पैसा या 2 दिन बाद लगाया हुआ पैसा भी टाइम नहीं करना चाहिए आपको अपने तरीके से। अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरा भी जैसे मान के चलो कितना करीबन 12-13-14 हज़ार रुपये और बचे होंगे इस महीने की कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो, और तारीख क्या हो गई लगभग 12 मार्च, और सैलरी हमारी मंथ एंड में लगभग हो जाती है जो भी हो, तो उसमें फिर अगले महीने के जो फंड्स हैं वो आ जाएंगे। मार्केट आज जो स्थिति रख रहा है इससे और नीचे गया तो अगले फंड्स मेरे पास तब तक आ जाएंगे, या मार्केट ने तो टाइम तो हम नहीं कर सकते कि यही बॉटम है या अभी आने वाले समय में और लंबा बॉटम बनेगा, चीज़ें और गिरेंगी, ठीक है, तो वो तो हम नहीं टाइम कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गिरावट का फेज़ एक लगभग नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, और इस तरह की गिरावट आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब छोटा होता जाएगा चार्ट तो आपको बड़ी गिरावट भी छोटी गिरावट दिखाई पड़ती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह की पूरी माला बनी हुई है, मैंने जो अभी गोले कर दिए आप लोगों को, तो ये अच्छा, तो इसमें सब डिफरेंट रीजंस रहे हो, इंडियन मार्केट है ये। अब क्या सर ये लंबे समय में ये जो आपने गिरावट दिखाई है इनके टाइमिंग का फेजेस क्या रहा। आपने देखा कि जब अगर जो गिरावट है जहाँ पे डीप करेक्शन है वहाँ पे बाउंसिंग भी तुरंत उतने ही रिपल्शन से चीज़ें चली हैं, और जहाँ पे धीरे धीरे करके गिरा तो वहाँ पे रिकवरी भी धीरे धीरे हुई, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि समय एक लंबा लग गया और यहाँ पे भी चीज़ें कंसोलिडेशन की स्थिति में दिखा रही हैं, हाँ एक लेवल पे पहुँचने की चीज़ें चल रही। अब ये पुराने फेजेस में अगर चीज़ें हुई हैं तो उनका हमारे साथ क्या रिलेशन रहा उसको अगर हम देखेंगे तो हम इस गिरावट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पुरानी गिरावटों के कंपैरिजन में कि भाई हमें ये जो 1.5 साल की स्थिति हमने देख ली और इसी में त्राहिमाम हो रहा है, तो क्या नाम आने वाले कितनी देर तक के समय के लिए हमें इस चीज़ को न्यूट्रलाइज, मान के चलो अगर मैं आपसे कह दूं कि अभी 4 साल तक मार्केट, मान के चलो एक जनरल बोल दिया, ऐसा नहीं होगा लेकिन एक जनरल बता रहा हूं कि मैं कहूँगी आने वाले 3 सालों तक मार्केट में यही स्थितियां रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं कि गिरते ही चला जाएगा, गिरेगा फिर थोड़ा उठेगा फिर थोड़ा गिरेगा फिर थोड़ा उठेगा फिर इसी लेवल पे कुछ समय तक चलता रहेगा फिर थोड़ा गिरेगा फिर उठेगा, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को तो तोड़ने वाला नहीं। और ये बात आप जानते हैं कि जब तक निफ्टी ये सिनेरियो ग्लोबल मतलब अपने मार्केट का एक इंडेक्स है तो आपको वो शो करता है कि मार्केट की पॉजिटिविटी है निगेटिविटी है, तो वहाँ पे वो इंडेक्स ये शो कर रहा है कि आपकी कितनी भी अच्छी कंपनी हो इरेस्पेक्टिव ऑफ 1 और 2, लेकिन अगर मार्केट नहीं चल रहा है तो चीज़ें चलना बहुत मुश्किल है। इंडिविजुअल कंपनी में प्रॉब्लम है तब तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर पोर्टफोलियो भी ठीक है सब चीज़ें सही हैं, बाय ऑन डिप्स भी कर रहे हो धीरे धीरे कर रहे हो, तो जब तक वो ऑल टाइम हाई पर नहीं जाएगा, अभी जैसे 26,100 200 या जो भी था वहाँ तक नहीं जाएगा तो पोर्टफोलियो ऊपर तो नहीं उठता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात तय है। हाँ लेकिन जब ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, कभी थोड़ा 19 कभी थोड़ा 20, तो वो पैसा बनेगा। तो सर ये ऑल टाइम हाई पे चीज़ें कब तक क्रॉस करने में समय ले सकती हैं? 1.5 साल तो हमने देख लिया, दोबारा भी टच करने की कोशिश की फिर नीचे आ गया, और इंडेक्स गिरता है कम पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरता है ना, यही तो है। तो ठीक है, अब वो स्मॉल कैप की बात है, तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, मैं पहले तो इसको हटा दूं तो इससे आप जो क्लियर होगा कि अब जैसे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जैसे फेज़ है, अब देखने को तो क्या सर ये तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन मैं बोला ना कि डिस्कशन से चीज़ें बनती हैं। एक लिंक दे रखा है दूसरे चैनल का, दूसरे चैनल मतलब मेरा ही चैनल है बट उसमें आने वाले समय में वीडियोस रहा करेंगे, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसमें ज़रूर बनिए रहिएगा। अभी उसमें कुछ वीडियोस नहीं आ रहे हैं बट प्लीज़ उसमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज
फ्यूचर में धमाका उसी में ही होगा जो कुछ होगा भाई। इसको तो मैं ट्रायल बेसिस पे ही चला रहा हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है 500 प्लस लोगों का, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। कभी कभी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि हाँ वो एक प्रोडक्टिव ग्रुप बना रहे, तो उस पर भी आप बने रह सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जैसे ये बात करी गई, अब ये टाइमिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना और इस इंडेक्स पे ध्यान देना, और मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो आपको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो पर लंबा होगा तो बना ज़रूर रहिएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि ये सन 2000 के करीब की बात है, और पोर्टफोलियो सॉरी ये जो इंडेक्स का आपको जो दिख रहा है हाईएस्ट, मतलब एग्जैक्टली हाईएस्ट तो हम नहीं पकड़ सकते हैं इसमें, मतलब चार्ट में कभी थोड़ा 19 होगा कभी थोड़ा 20 होगा, लेकिन लगभग एक बात बताऊं तो आप ये देखेंगे कि और हर गिरावट के और पॉजिटिविटी के रीजंस आपको हर समय डिफरेंट रहेंगे। तो हम उनमें नहीं जाएंगे कि आईटी बबल था या अमेरिका की बैंक गिरी थी या कोरोना आया था या कुछ और फेज था या जो भी डिसीजंस हों लेट इट बी, वो सब पे नहीं जाएंगे। एक जनरल में बात आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप जब देखेंगे कि ये पोर्टफोलियो का 1600 के करीब का ये हाईएस्ट यहाँ पे सन 2000 में जब ये .com बबल की बात थी, तो उस समय पे चीज़ें इस तरह से थी। ठीक है, तो उसके बाद जो ये हाई जो बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ 1600 करीबन 1700 या 1600 के, ये देख सकते हो करीबन 1600 करीब आराम से 1600 को क्रॉस करके ऊपर तक था 2000 के आसपास में। ठीक है, उसके बाद में जब गिरावट आई, और गिरावट करते करते देख सकते हो कि यहाँ पे 900, और ये देख सकते हो कि नीचे भी गया था मार्केट, कहाँ 1600 और कहाँ 900। रेशियो वाइज परसेंटेज वाइज आप आइडिया करते रहना, कैलकुलेट करते रहना, जो थोड़ा सा समझदार हैं वो समझ लेंगे इस चीज़ को। उसके बाद में वापस ये जो 1600 यहाँ पे देख सकते हो दूसरी एक हाइट बनी, जब नीचे काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया, और वो सन 2000 की बात थी। यहाँ 1800 पे मार्केट गया, अपने उसने 1900 पे भी गया मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा, अपने ऑल टाइम हाई, और काफ़ी अच्छा तोड़ा। यानी 1600 पे अगर कोई बंदा सन 2000 में इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे गिरती रही होंगी इंडेक्स, और कंपनियां भी गिरी होंगी, उसमें से कुछ कंपनियां जीरो भी हो जाएंगी भाई, मान सकते हैं कि भाई कंपनी कुछ गलत निकली, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन सब चीज़ें की होंगी, तो लेकिन सन 2000 से लेके, और ये जो आप डेट देख रहे हैं कि जनवरी 2004, ठीक है, लगभग 4 साल की बात कर रहे हो कि 4 साल बाद मार्केट को, निफ्टी को ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ा, ऑल टाइम हाई निफ्टी में दिखाई पड़ा। तो कलेक्टिवली पूरे मार्केट ने रिस्पांस दिया होगा। छोटी कंपनियां अगर गिरी ज़्यादा हैं तो वापस भी ज़्यादा उठी होंगी, और जो खराब हो गई उनकी तो बात ही छोड़ दो, बाकी हम फंडामेंटल्स ट्रैकिंग सब चीज़ों पर करते रहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। तो आप ये बात मान के चलो पोर्टफोलियो में सब जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन जो चलेगा, अगर स्मॉल कैप में आपका है ज़्यादा तो वो गिरा ज़्यादा है तो वो उठेगा भी ज़्यादा। ऐसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको दिखा दिया है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको दिखा दी जो अभी भी स्मॉल कैप हैं या बड़ी कंपनियां भी बन गई हैं, तो वहाँ पे भी गिरावट के फेजेस कैसे आए उन्होंने, जबकि काफ़ी हज़ारों % तक के रिटर्न बना दिए, और वो टिके रहने में लंबे समय में क्या ही ब्यूटी बनी है। लेकिन उतना पैसा किसी ने नहीं बना पाया, क्योंकि हर एक का अपना एक लेवल होता है कि भैया वो 5000% रिटर्न में सेफ, मतलब लगता है उसको 10,000% या 15,000%, या वो वहाँ से भी कंपनियाँ 60-70% तक भी टूटी हुई हैं अगर वो स्मॉल कैप हैं। तो आप इस बात की समझ को बिल्कुल दिमाग में रखना। और हम लोगों का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो और चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो इक्विटी में, मैक्सिमम मोस्ट पोर्शन जो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन के साथ में स्मॉल कैप्स में है, जो कि हम लोग काफ़ी हाई पे भी हैं। तो आज अगर चीज़ें नहीं बाय करोगे, फोमो में नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ में, भाई अगला महीना मैं जब एक्टिव इनकम से पैसा कमा लूंगा और मैं अपना एक जो परसेंटेज हूँ वही रखता हूँ, तो वो मैं डाइवर्सिफाई करके चीज़ों में लगाऊंगा, धीरे धीरे लगाऊंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मान के चलो कल से मार्केट वापस भागने लगे और मेरा फंड 15,000 या 20,000 या 40,000 मेरा बचा रहा, जिसे मैं और ज़्यादा लगा सकता था, उसे लगाने से महरूम रह गया। और मैंने बोला कि स्टॉक्स एंड मार्केट ही दोनों आपको बार बार मौका देंगे, मिलता रहेगा। हिस्ट्री से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोबारा ऑल टाइम हाई 4 साल बाद मिला, और ये जब ऑल टाइम हाई पे बना हो, अगर मार्केट, मैं कह रहा हूँ बंदा सन 2000 में ऑल टाइम हाई पे भी आया होगा, वहाँ से गिरावट के साथ में धीरे धीरे, बिना मोह माया के, धीरे धीरे से वो डिसिप्लिन के साथ में अपने हर मंथ के कमाए हुए एक्टिव इनकम के एक परसेंटेज से जितना उसे इन्वेस्टमेंट करना है अपनी पड़ी हुई कंपनियों में, धीरे धीरे करके अगर उसने डिसिप्लिन के साथ में बाय किया होगा, और उनमें से जो कंपनी जिंदा रहती हैं, जो चलती हैं, जो सही है, जिन्हें हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे मार्केट गया तो 1900 पे गया, 1600 का मार्केट 1900 पे गया, 4 साल बाद गया, पैसा उनका भी बना रहा होगा जो ऑल टाइम हाई पे भी एंट्री किया होगा उसके बाद। जब, लेकिन शर्त यही कि उसने जब ये गिरावट के फेजेस में था, जो 4 सालों तक
भाई नीचे आके फिर वो ऊपर उठा। इस बीच में उसे पूरा पीरियड लग गया 4 साल, ठीक है। तो 4 सालों तक उसने हाई पे भी, लो पे भी, और जब भी कंसोलिडेशन था उन सभी फेजेस में उसने बाइंग की, और एक एक दो दो जो हम लोग की स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से भी चला होगा, तो चीज़ें कर गया होगा। तो ये बात मान के चलो कि भैया 1900 के मार्केट कैप जब मार्केट ने हाई किया तो पैसा बना हुआ होगा डेफिनेटली 1600 के कंपैरिजन में, इस बात को मान लो आप, ठीक है। अच्छा सर, अब 1900 से आगे अगर ये मान लो बढ़ता है, ठीक है, 1900 से बढ़ा और यहाँ पे, और फ्यूचर के समय में ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। इसी फेजेस से जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप जानते हैं वो सब इन फेजेस के से होके गए हैं, निकल के गए हैं, और इन सब फेजेस को जीने के बाद ही आप उन्हें मल्टी बिलियनियर बना हुआ देखते हैं। बना कौन है? जो बना रहा है, ठीक है, और अपने रिस्क एपिटाइट को अर्न करके बढ़ता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फिर दोबारा से मार्केट ने, और जो तब भी बना रहा हो, तब भी तटस्थ रहा हो, बिल्कुल ठीक है यार, मैं अपने 1 महीने की मैंने कमाई कर ली, 1 महीने में मान के चलो मेरा 20%, 3%, 40%, 50% मेरे एज पर भाई आपके जो फैमिली की एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बढ़िया से जिए, बढ़िया से जियो, बढ़िया से खाओ पियो, घूमो, सब कुछ करो। उसका एक पोर्शन जो आपको लगाना बस उतने लगाओ जिस वैसे कि आपको नियर बाई फ्यूचर में जरूरत ना हो। आप ये बात मान के चलो भैया मेरी सैलरी इतनी है, मान के चलो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आप मान के चलो मेरी सैलरी 60,000 है, 50,000 रुपए में खा पी के बड़ी मस्त रहूंगा, 10,000 सरप्लस है पड़े रहेंगे इमरजेंसी फंड में, वो बढ़ते रहते हैं, अलग छोड़ दो, तब भी मेरे पास 40-50,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि 40-50,000 कर सकता हूं तो मैं 10 महीने की सैलरी उठा के सीधी लगा दूं, अरे मार्केट और नीचे करेक्ट हो गया तब आपको मौका मिला तो आप तो एडवांस में लगा के बैठे हुए हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखते हो दोबारा जब ये मार्केट गया, और दूसरा जब ये इसने ऑल टाइम हाई बनाया लगभग 6,000 के आसपास का, देख सकते हो 1600 का मार्केट 1900 पे गया, वहाँ 900 पे भी गया, नीचे बॉटम बनाया लगभग, और 900 से जाके वो फिर 1900 पे भी गया, और 1900 का मार्केट 6,000 पे गया। और इस समय के फेस को मुझे हल्का सा याद है जब IPO आया था रिलायंस पावर का, और मैं उसमें पैसा लगाने जाने वाला था, क्योंकि चारों तरफ मार्केट की ही बात होती, जहाँ मैं ऑफिस में था और जो मेरे यंग कलीग्स थे वो थे, कुछ लोग थे, तो वो पैसा दे दनादन, जो अभी कोरोना के बाद की स्थिति थी, उसी तरह का माहौल मुझे उस ज़माने में दिखाई पड़ा। हालांकि मैं मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं था, और ना ही मार्केट मैं दूर से ऑब्जर्व करता था, मुझे कुछ नहीं आता था मार्केट का, बस ये दिखाई पड़ता था उन लोगों के रिएक्शन से कि यार इन लोगों ने पैसा बहुत बनाया है, पैसा बहुत बन रहा है, पार्टी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बाहर से पैसा लोगों पे, दोस्तों पे, भाई डेफिनेटली ना पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना लगा रहे हैं, डबल ट्रिपल, ठीक है। तो 6,000 के हाईएस्ट को आपने देखा कि लगभग सन 2007 के आसपास बन गया जाके। ये 2008 आया, लेमन ब्रदर्स वाला जो कहानी आई, ठीक है, बैंक डूबा अमेरिका का, USA का, और मार्केट ने 6,000 से मार्केट टूट के विद इन नो टाइम भाई, क्योंकि वो इमीडिएट की खबर थी, ऐसी खबर थी कि इकोनॉमी भी वॉर था कि बैंक पूरे डूब रहा है या सब कुछ है। और वहाँ देख सकते 2008 में, दिसंबर 2008 में, 2007 दिसंबर से 2008 दिसंबर में मार्केट 6,000 से नीचे सीधा 2,800, लगभग आप ये मान के चलो आधा टूट गया लगभग मार्केट। अब सोचिए आज आपका मार्केट का ऑल टाइम हाई 26,000 है, और 26,000 से मार्केट 13,000 पे आ जाए तो क्या स्थितियां होंगी पोर्टफोलियो की। मार्केट का नाम भी कोई ले रहा होगा ना, तो मेरे जैसा, तो आप मेरे जैसे मैं नाम लूँ तो भाई सीधी गाली पड़ेगी मुंह पे, आके घर पे आके आदमी मारेगा कि साले मार्केट तेरे चक्कर में फंस गया। जबकि मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने हिसाब से चीज़ें चलनी, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हाँ, और यही बात वॉरेन बफेट साहब ने कहा भी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को आधा तक देखने की आदत, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। हाँ, ये है कि उसके रीजंस को हमें डिफाइन, अब भैया USA में बैंक डूब रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें यहाँ पे अगर एशियन पेंट अपने यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है तो उसका शेयर नीचे जा रहा है, लेकिन वो एशियन पेंट ने नहीं किया ना भाई। खाना खाया जाएगा, पेंट किया जाएगा, आज नहीं किया जाएगा, 4 साल बाद फिर किया जाएगा। तो आप उस तरह से सोचो, MRF का टायर चल रहा था भाई, कम चलेगा वो, ठीक है, सस्ता हो गया, उसके बाद भी चलेगा, आज भी चल रहा है वो, तो आप उस तरह से सोच के चलिए। पेप्सी तब पी जा रही भैया, तब मालूम पड़ा कोका कोई ड्रिंक पी जाती होगी, आज भी पी जा रही है, तो इस तरह से भी सोच के चलना चाहिए। तो पोर्टफोलियो के हाल क्या हुए होंगे आप समझ सकते हो कि आधा हो गया 6,000 से 2,2800। अब इसमें भी अगर कोई तटस्थ रहा हो कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, फर्क तो देखो पड़ता है, लेकिन ठीक है, जब दिसंबर 2007 से दिसंबर 2008 तक मार्केट ने सीधा 50 लगभग 40% तक का करेक्शन दे दिया इंडेक्स ने, तो बाकी कंपनीज का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन इस दौरान भी इस 1 साल में 12 सैलरी कमाई होगी, और उसने अपना एक परसेंटेज लगाया होगा, वो अपना फैमिली में एंजॉय कर रहा है भाई, खा रहा है पी रहा है, मैंने क्योंकि बोला मैंने उस पैसे को लगाना है,
और वहाँ पे भी वो डिप एज ऑन डिप, भाई मान के चलो एशियन पेंट ही खरीद रहा था, उसने मान के चलो 500 का शेयर खरीदा होगा ऑल टाइम हाई पे, वहाँ से शेयर भी आधा हुआ होगा, 250 पे खरीदा, मैं तो कहूँ शेयर ज़्यादा टूटता है तो उसे 200 पे भी खरीदने का मौका, मैंने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं पता है, ठीक है, तो 200 पे भी उसने वो शेयर खरीदा होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं बॉटम पता हो, क्योंकि उसने टाइम किया नहीं है, तो उसके पास 500 रुपये का भी शेयर उसने एक खरीद के रखा होगा उससे पहले, और बाद में भी 200 रुपये में भी खरीदा होगा, तो 200 रुपये में अगर खरीदेगा तो भैया 1000 रुपये में कितने शेयर आ जाएंगे, ठीक है, 505 शेयर आ जाएंगे। और उस समय अगर 500 में शेयर खरीदा था और तब भी 1000 रुपये लगा रहा था, तब उसने 2 शेयर लिए थे, तो एवरेज में तो उसका प्राइस सही आ जाएगा, ठीक है भाई, कंपनी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी गिरावट, तो उसने टाइम नहीं किया, बोला ठीक है, पोर्टफोलियो भी उसका आधा हो गया, क्योंकि उसने हाई टाइम पे भी लगाया है, लो में भी लगाया है, कम लगाया कोई बात नहीं। वहाँ से देख सकते हो कि चीज़ें यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपसे क्या कहूँ, फिर वापस जो 6000 का जो ऑल टाइम हाई था 6200 का, ये देख सकते हो कि वो वापस आने में ऊपर दोबारा से पहुंचा और फिर नीचे गिरावट हुआ। अभी जो स्थितियां हैं वो क्या है, वो यही तो हैं कि भाई 26,000 तक पहुंचा, वापस नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा। अब तो कितना आप ये देखो, एक एवरेज में देखोगे कि वापस 6000 तक पहुंच के और सस्टेन करने में कि दोबारा से उस लेवल्स पे ना आया हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि उसे लग गया 2014, कब, 2008 से। और ऐसा नहीं है कि उसने ऑल टाइम हाई को, ऐसा नहीं ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, ऑल टाइम हाई बीच में एक बार पहुंचा, तो मार्केट बीच में भले ही 14, आप ये 8 से 14 की बात करिए, 4 5 6 7 साल या 6 साल के करीब का समय, 6 से 7 साल का ये समय लगा मार्केट को सस्टेन करने में या लंबे समय तक पहुंचने में या चीज़ें, ठीक है। और मैं यही फेज़ मानता हूँ, तो मैं ये मान के चलूँ कि आप जैसे मार्केट में और स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं है, मैं ये मान के चलूँ कि पंचवर्षीय योजना तो है, अगर मैक्सिमम जो दिखाई पड़ता है, अगर आप 2000 से बात करोगे 2004 तक तो 4 साल लगे, यहाँ 2008 से अगर चालू किया गिरावट, मतलब जस्ट जनवरी 2008 से, तो 2008 9 10 11 12 13, लगभग 6 साल, 4 साल, 5 साल, तो मैं मोटा मोटी प्लस माइनस 1 ईयर आप ये, और यहाँ से भी देख सकते हो वापस, जब फिर उसके बाद भी गिरावटें तो बाद में भी आई, लेकिन उस लेवल की उसको नहीं छुआ, मतलब जो उसने ऑल टाइम हाई को जब ब्रीच कर दिया और सस्टेन कर गया, तो गिरावट यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई फिर बना, यहाँ पे बना जाके 8,800 का, और उसके बाद में जब ये गिरावट आया तो यहाँ पे देख सकते हो 7,400 या कुछ बना जाके, लेकिन वो 6,000 का जो ऑल टाइम हाई पे चीज़ें थी, जहाँ पे 6 साल लग गए मार्केट को दोबारा से पहुँचने के लिए, उनको तोड़ के नीचे नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समझ के चलना पड़ेगा। ऐसे ही आगे बहुत सारी सिचुएशन आई, अब जैसे कोरोना में एकदम से गिरावट आई तो उसका रिस्पांस भी एकदम से ऊपर आया, ठीक है, एकदम से ऊपर पहुंचा यहाँ पे। और उसके बाद में जब देखा जाएगा तो यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन की वार है, तो उसने 2 साल का डिस्टर्बेंस दिया, ठीक है, उसमें भी रिटेलर से मतलब निकले, मार्केट से निकल के बहुत सारे, फिर उसके बाद पॉजिटिविटी एक आ गई, और उसके बाद में ऑल टाइम हाई से अब ये फिर नीचे, अब नीचे फिर ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये करीबन आप कितना 1.5 साल तक का आप झेल चुके हो, इसमें टैरिफ भी आ गए, इसमें जो कह सकते हो कि वॉर भी अभी एक ये स्टार्ट हो गई, और भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं किस तरह से सोचता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 1.5 साल, मैं तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, अपनी कंपनीज को सोच सकते हो, बढ़ सकते हो। मैंने आपको इसीलिए दिखाया भी है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में क्वालिफाई फील कराता हूँ कि भैया ठीक है, ये कंपनी में मैं इतने शेयर्स तक के लिए क्वालिफाई हूँ। अब उतनी टारगेट पूरे हो गए तो अगली बार जब गिरावट आएगी तब, और एग्जैक्टली एकदम से गिरावट पे ले पाता हूँ नहीं, बट वही क्वांटिटी लेने का, और मौका हर शेयर देता है, ठीक है, मौका हर शेयर देगा, मार्केट मौका देता रहता है, क्योंकि ये बात तय है कि आने वाली जनरेशन को भी, उसमें भी विजय केडिया और क्या नाम, विजय केडिया साहब और राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग बनेंगे, जो कि आपके बाद आए हैं मार्केट में, और आपके बाद अभी और आने को बाकी हैं, तो मार्केट उनके लिए भी है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई, जो राकेश झुंझुनवाला के टाइम में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, या दमानी साहब के टाइम में इन्वेस्टमेंट किया था, तो वही राजा है, ठीक है, आने वाले समय में भी है। बस यही है कि वो देखता कैसे मार्केट में, जैसे मान के चलो आप देख रहे हो, आने वाला जो आपकी जनरेशन का बंदा है वो मार्केट की स्टडीज़ को लेके उन आपसे अच्छा परफॉर्म कर जाए, टाइमिंग ना करते हुए मार्केट को। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम मुझे ऐसा एहसास होता है, वर्स्ट टू वर्स्ट अगर सोच कर दूँ ना, हर चीज़ के पहलू 2 होते हैं, तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि भाई लगभग 1.5 साल हो चुका है मार्केट को डिस्टर्ब हुए, इसमें हम अपनी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रखे हुए हैं। आज भी मैंने आपको जैसे दिखाया कि
उस पैसे को, रिस्क एपेटाइट को जरूर रन करते हुए बढ़ते हुए चलो, जिस पैसे मतलब उतना कि भाई आपकी कैपिटल भी सेफ बनी रहे और उस पर कमाया हुआ मिनिमम मोस्ट ब्याज की यार इससे अच्छा एफडी में लगा देते, वो वाली जो कहानी आती है ना, उसको ना कह पाएं आप अपने आप से। भाई ठीक है, आदमी सोचता तो है ही है, अरे नहीं नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म हूं, मैं तो ये हूं, सब कुछ नंबर्स पे ही डिपेंड होता है, कहा कितना भी जाए, लेकिन अंदर से फील आती है कि हाँ भैया यार मैं कम से कम यार मेरी कैपिटल तो बची रहती, अरे यार मेरा ये तो होता रहता। अगर नहीं भी है, आप लॉस में हैं, तो आगे भी समय है चीज़ों को सही तरह से करने के लिए, सीख और लर्निंग लेने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पंचवर्षीय योजना तो होती ही है एक जर्नल में, वो मिलती है। और कोरोना के बाद आप क्या सोचते हो, मार्केट ऊपर गया और पैसा बना दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद में जो है कि आपको इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी। पंचवर्षीय योजना जो पुराने समय में आपने देखा कि कहीं 6 साल का दिखाई पड़ रहा गैप, कहीं 4 साल का दिखाई पड़ रहा, कहीं पे इससे उसमें भी ये ऊपर भी गया नीचे भी गया, और जितना समय वो ऊपर ले जाने में ले जा रहा है, जितना समय नीचे ले जाने में ले जा रहा है, दैट इज द वेरी टफ फेस। जब जहां मार्केट तिल तिल मारता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ना तो आप बॉटम पकड़ पा रहे हो और ना हाई पकड़ पा रहे हो कि सर रिस्क एपेटाइट भी बढ़ाएं, तो बढ़ाएं कब कब कहाँ बढ़ें। तो इन सब चीज़ों पे भी आपकी लर्निंग्स पढ़ के चलनी चाहिए। तो जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में मैंने आपको दिखाया कि भाई ठीक है, शेयर कोई ख़राब नहीं हो जाता है भाई, बशर्ते उसमें इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। आज जैसे पॉलीकैब में गिरावट है, आप लोग कहेंगे इसकी बात को, मैंने नहीं इसको ट्रैक किया, हालांकि मेरे पास पहले से था इनकम टैक्स का छापा ये वो, हालांकि मैं डीप में गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कमेंट करने, तो मौका तो देता ही रहता है, मौके ही हैं भाई। अगर आप देखोगे, अगर कोई, मैं मुझे नहीं पता ये भी इसमें इंटरनली क्या दिक्कत है, हालांकि अगर मेरे पास होती कंपनी तो मैं जरूर ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट, ऐसी गिरावट यहाँ पे भी अगर, तो आप क्या को, अरे यार खत्म है, अच्छा रहा मैं नहीं था इसमें, अच्छा ये आपकी वो नेचर में रहेगा ही रहेगा कंपनी के, ठीक है। और ऐसे फेसेस एक नहीं, बस सीखने की ज़रूरत है कि आपको कैसे बढ़ना है। आप कहोगे कि नहीं पॉलीकैब में मैं लगाता पैसा, तो भाई ऑल इन ऑल तो बना ना 1056%, लेकिन बना किसका, जिसने यहाँ लगाया है, ठीक है, उसने इतनी गिरावट्स को देखा है। आज वीबीएल की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मैं अपने तरह के क्या नाम की क्वांटिटी, अपने पोर्टफोलियो की रिस्क एपेटाइट से कितनी क्वांटिटी क्वालिफाई फील करता हूं तब, और जब वो क्वांटिटी मीट हो जाती है तब जो और भी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं उनमें भी देखता रहता हूं, और जब जो डीप करेक्शन देता है तब वो मौका मिलता रहता है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे ये कंपनी हो गई, यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो वाइज चीज़ें दिखा के तब समझ में आएंगी। यहाँ पे हाँ ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये सेकंड टाइम हुआ है जब मार्केट क्लोज हुआ है और मेरे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाली कंपनी थी, जो कि ये, और एक दिन के शेयर्स नहीं है, ये धीरे 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 करके सबसे पुराने कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में, और रिटर्न में हमेशा ये टॉप पे ही दिखाई पड़ी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी। कभी भी इसके रिटर्न्स को किसी कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। हालांकि मुझे ये पता था कि अभी जो बाकी पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप हैं तो इन कंपेयर टू दिस लार्ज कैप दे विल डेफिनेटली बीट समवन, की जो अच्छी कंपनी होगी वो आगे बढ़ेगी तो रिटर्न्स को बीट करेगी। लार्ज कैप होगी जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैंने कहा अब मैं अपने पोर्टफोलियो को छोटे छोटे टारगेट्स देता हूँ, चाहे वो क्वांटिटी वाइज देता हूँ, चाहे इसमें क्वांटिटी वाइज देता हूँ। और जानते हो इसमें भी शेयर्स मैंने एक बार में नहीं पूरे खरीदे, और जैसे इसका क्वांटिटी अगर आप लोग कमेंट में बताएं कि अगर मेरी वीडियो को सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे कि इसमें मैं कितनी क्वांटिटी तक के लिए नेक्स्ट टारगेट सोचा बैठा हूँ। और शेयर बार बार हर शेयर मार्क देता ही देता मौका, तो जब मौका मिलेगा तब, क्योंकि फंड्स भी तो मैं साल भर के कमा के एक महीने में थोड़ी ना ले आऊँगा, ठीक है। तो जब आएंगे, लेकिन वो टारगेट्स मीट होंगे, कब होंगे वो आई डोंट नो। तो मैं जैसे 1500 शेयर्स तक के लिए यहाँ पे से फील कर रहा हूँ भैया ठीक है, इस शेयर में मैं 1500 तक क्वांटिटी तक के लिए इस कंपनी में रेडी हूँ। इसमें जैसे मैंने बोला था कि मैं 2000 तक की क्वांटिटी के लिए रेडी हूँ, और ये बात मैंने काफ़ी समय पहले कही है आपसे। पहले मैं करीबन 1500 शेयर्स तक के लिए रेडी था, फिर 1000, पहले 500, फिर 1000, फिर 1500, और वो एक बार में नहीं है, वो बहुत से लंबे एक जर्नी रही है। तो और चाहे वो स्काई गोल्ड का देख लो, चाहे इसका देख लो, और भी जो कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में, उनमें भी आपने देखा होगा कि इसी तरह के
मैं कोशिश में रहती है, और उनमें से मैं अपनी कंपनी पोर्टफोलियो के पिलर्स बनाने की तैयारी में, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ा हो और रिटर्न वाइज भी चीज़ें उस हिसाब से पोर्टफोलियो को संभालने की स्थिति। आज इसमें देख सकते हो 4.68% बड़ी गिरावट है, बड़ी कंपनी बड़ी गिरावट। रीजंस पढ़ने गया, मुझे कहीं कोई नेगेटिव नहीं दिखा, मुझे कंपनी में पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ती है। चीज़ें चाहे जिस वजह से भी बेची गई हूँ या जो भी कुछ है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आप जाके तुरंत बाय कर लें, क्योंकि मैंने तो रिस्क एपेटाइट अर्न कर रखा है, मैं तो उसे सस्टेन कर लूँगा। तो यहाँ पे आज जो है अभी जब ये 1965 की क्वांटिटी हो गई तो 2000 तो सर आपने करी नहीं, और उस चीज़ को लंबा समय भी हो गया आप लोगों की नज़रों में। लेकिन आज फिर 10 शेयर बढ़ गए, 10 शेयर बढ़ गए 1975 हो गए। तो जब आज 1975 हो गए, जिस तरह से 1975 तक पहुंच गए, ऐसे 2000 भी पहुंच जाएगा। अब जब 2000 पहुंच जाएगा तब पोर्टफोलियो की क्या हालत है, क्या रिस्क एपेटाइट अर्न किया, मार्केट क्या सिनेरियो है, इन कंपनीज में क्या कुछ चल रहा है, उन सब पे स्टडी करके तब अगले अगले टारगेट सेट होते हैं कि भैया पोर्टफोलियो किस करवट बैठ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इस कंपनी में क्या कुछ बढ़ रहा है। तो इस तरह से चलते हैं, और हर गाय हर समय दूध देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ख़राब नहीं हो जाती है। पोर्टफोलियो में अगर लंबे समय तक रुकोगे, आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो जो कंपनी ने रिटर्न्स बनाए हैं, ठीक है, उनमें बार बार गिरावट आई। अभी जैसे मैंने आपको पॉलीकैप में सर्कल्स बना के दिखाए, ऐसे ही बीबीएल में चले जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेंगी। जब चार्ट लंबा हो जाता है ना, तो उसमें वो जो गिरावट होती है, बड़ी बड़ी 50-50, 60% गिरावट भी वो आपको एक लाइन जैसी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो जब आप उसको डीपली पढ़ेंगे जाकर तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई भी शेयर की जर्नी, चाहे इंडेक्स की जर्नी, सीधी सीधी नहीं हुई है। वो उस हद तक गिरावट में दिखाएगी कि आप हिल जाएंगे, कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कुछ भी हो। आपको उस समय बढ़ाना है, स्टेक सस्टेन करना है, रुकना है, वो आपको लंबे समय के एक्सपीरियंस के साथ में बढ़ता है। टाइटन में भी गिरावट नहीं है, चार्ट उठा के देख लेना, बहुत बड़ी 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 गिरावट हुई, और झुंझुनवाला सर का तो पूरा पोर्टफोलियो हिलता होगा उसकी वजह से, पॉजिटिविटी आती हो चाहे निगेटिविटी आती हो, और आज सब कुछ आया हुआ है। तो क्या उन्होंने स्टेक्स को निकाल दिया? नहीं। तो आपको उस चीज़ को हिसाब से भी बढ़ के चलना है कि भाई हमें कि स्टेबिलिटी कौन दे। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इस जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपनी कोशिश रहता है बाइंग या सेलिंग, तो मैं अपनी बात, अपनी चीज़ को मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोगों को तक कर देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिकमेंडेशन है क्या कुछ है, बट वो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयरिंग एक लगाव बना हुआ है, तो वो बना रहे। तो इसलिए आप लोगों को भी शक्ति देनी है भाई मुझे, तब जाके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक डायनेमिक केबल का शेयर आया, 3 के फिनटेक के आए, एक आरवीएनएल का आया, और 10 बीबीएल के शेयर्स मेरे पास एक्यूमुलेट हुए, ठीक है। तो और आपको पता ही है, इसी तरह से धीरे 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 जो है पोर्टफोलियो में चीज़ें और बढ़ती रहती हैं, जितना भी है। और पोर्टफोलियो पिलर्स, अभी जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि पोर्टफोलियो में ये 2 पिलर्स तो हो गए, और आज ये सेकंड टाइम हुआ कि एक स्मॉल कैप कंपनी के, ये भी एक टारगेट था कि कब कोई कंपनी इसके रिटर्न्स को क्वालिफाई करके ऊपर पहुंच जाएगी और सस्टेन कर जाएगी। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि साई गोल्ड ऊपर पे बंद हुई, रुकी भी रही, मार्केट भी क्लोज हो गया और ऊपर ही बनी रही। दूसरे दिन वीबीएल भाग गया और वो थोड़ी सी गिर गई, तो वो नीचे सेकंड पे आ गई जैसे जहाँ पे रहती थी, और ये वापस ऊपर पहुंच गई थी। फिर काफ़ी समय हो गया, आज फिर वही स्थिति। और ये आगे आने वाले समय में भी पोर्टफोलियो पिलर्स क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि ये कर देगी, ये कर देगी, ये कर देगी, ठीक है। जिनमें क्वांटिटी बड़ी हो और जो सस्टेन कर सकें, कि भाई अगर मैं इसको 1 पिलर मानता हूँ, इसको सेकंड पिलर मानता हूँ पोर्टफोलियो में, जो बाकी कंपनी में ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ, जैसे मतलब जिनमें इन्वेस्टमेंट कम है, तो जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहीं पे मैं सोचता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिलर्स, क्योंकि मेरे मानने से नहीं होगा कि ये पिलर बनेगा, ठीक है। हाँ, मैं 2 से 4 कंपनी में फोकस करता हूँ, तो उनमें से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, इसमें भी बढ़ी, इसमें भी बढ़ी, इसमें भी बढ़ी, इसमें भी बढ़ी। फिर भी एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसके क्या अपडेट्स हैं, उस हिसाब से कौन हु विल बी द थर्ड पिलर टू माई पोर्टफोलियो, ऐसे करके जब चीज़ें, अब वो आज जैसे ये इट इज़ प्रूविंग अ लिटिल बिट कि हाँ भाई इट कैन बी अ पिलर टू माई पोर्टफोलियो। तो इसमें आगे समय में क्वांटिटी वाइज या चीज़ें जैसे जैसे अपडेट्स होंगे कंपनी के, उस हिसाब से मैं बढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऐसे बाय कर लो इन रेंजेस पे। अगर मेरे इसकी बाइंग को देखने के लिए जाएंगे तो आपको एक लंबी जर्नी दिखाई पड़ेगी, और उससे भी लंबी जर्नी आपको वीबीएल की दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है, ये देखिए जाके, ठीक है। पुराने शेयर्स 2023 जून से और जून 2023 से इसके चार्ट को थोड़ा सा एवेल्युएट कर लेना, ठीक है, कि कितने रिटर्न्स हैं, क्या कुछ हैं, और कब इसको मैंने पिलर सोचा, कब मैंने बनाया। आगे देखो डेवलपमेंट अगर गलत हो जाए, यहाँ पे देख सकते हो कि 774 क्वांटिटी के स्प्लिट या बोनस जो भी मिले होंगे, तो ये इतना वो रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद के खरीदे हुए शेयर्स जो देख सकते हो कि जब लगा कि नहीं चीज़ें इसमें फ्रूटफुल हैं, तो
आप प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाई और देख सकते हो कि कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम, 1-1-2-2 1-1-2-2 1-1-2-2 1-1-2-2। अब भाई 1500 शेयर्स का टारगेट है तो फिर कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी लेना पड़ता है, डिपेंड ऑन द फंड्स। तो ठीक है, देख सकते हो 2 3 1 2, जब जहाँ जैसा मौका लगा 5 शेयर 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 1 शेयर 3 शेयर, तो इस तरह से 5 3 8 2 1 इस तरह से एक्यूमुलेशन करते। फिर देख सकते हो 10 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 1 10 50, देख सकते हो आप 50 क्वांटिटी सीधी। तो ये पर्पस क्यों सर इतना, कि भाई तो जो टारगेट है कि 1500 क्वांटिटी तक का, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ, 1300 कुछ समथिंग रह गया। ठीक है, वहाँ तक के लिए क्वालिफाई फील करता हूँ। कंपनी को जब वापस पढ़ते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये फिर 10 क्वांटिटी, फिर 20 10 3 1 1 10 10, फिर उनको अगर सही प्राइस नहीं गया तो फिर वो एक एक के साथ में बढ़ता है, फिर 3 5 2 1 10 ऐसे करके, और फिर 10 10 20 क्वांटिटी 15 4 10 1 4 1 20 क्वांटिटी 2 50 क्वांटिटी, फिर यहाँ पे देख सकते हो 20 क्वांटिटी 7 2। अब ये 50 क्वांटिटी ली हैं तो शेयर ने जाके करेक्शन तो दी होगी ना बड़ी। आज जैसे मान के चलो VBL गिरा, 2 दिनों से गिर रहा है, काफ़ी गिर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग भी हैं ऐसे, ये कहे हैं ठीक है, उन्होंने रिस्क एपेटाइट को अर्न किया, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन लंबे समय के लिए भी पोर्टफोलियो में चीज़ों को सस्टेन कर सके, जहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े पोर्टफोलियो को बार बार कि हाँ भैया ये मेरा पिलर है, ये इट्स ओके सब चल रहा है, बिल्कुल आंख बंद करके आराम, सरकारी नौकरी टाइप है, चलने दो इसे आजीवन, हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, नो दिक्कत। उस तरह के बनाने की बात कर रहा हूँ मैं पिलर्स की। उसमें ये कोई भी कंपनी हो गिरेगी 50 60 60 70 70%, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि नहीं, आपने अगर बुक कर लिया और उसको पैसे को सर्कुलेट करके दूसरी जगह लगा लिया, दैट इज वेल एंड गुड कि आपने रिस्क एपेटाइट कमा लिया, बट इफ दैट इज अ पिलर टू योर पोर्टफोलियो, भैया वो वहां से 60% टूट के भी वापस वो 200 300 400, आपको कल वाले वीडियो में भी मैंने दिखाया था कि छोटे मार्केट की भी कंपनी है, लेकिन फिर भी टोटल रिटर्न देख सकते हो 6000 7000 15000 20000% तक के रिटर्न है, 15-16,000% तक के रिटर्न है, वहां से आज 6000% तक के रिटर्न बने, तो पोर्टफोलियो वो कंपनी तो काफी टूटी होगी ना। तो आपको ये जर्नी देखनी पड़ेगी, अगर लॉन्ग टर्म में रुके हुए तो देखनी पड़ेगी। हाँ, रिस्क एपेटाइट को अर्न करिए, बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन पोर्टफोलियो पिलर्स को भी बनाइए, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख सकते हो 50 क्वांटिटी 20 7 2 2 2 2 2, यहाँ पे 5 1, और ये कर सकते हो। लास्ट शेयर कब लिया है? जनवरी 2026, 23 जनवरी 2026। तो 26, हाँ 26 तो अभी चल ही रहा है, मार्च ही चल रहा है, यानी 2 महीने पहले भी इसमें एक शेयर ऐड ऑन किया है, लेकिन 2026 में केवल 2 ही शेयर ऐड ऑन हुए, ठीक है। तो ये अब जो है टॉप उस जगह पे अब ये अपनी प्रोबेबिलिटी को प्रूव करेगा, ठीक है। आप चाहें अब जैसे जर्नी जो नए हैं सब्सक्राइबर्स, तो वो अब देखना चाहें कि तो आप ये देख लो इसकी जर्नी, ठीक है। ऐसे ही नहीं 2000 क्वांटिटी तक के लिए अगर टारगेट किया है तो ऐसे ही नहीं कर दिया है, ठीक है, और एक दिन में नहीं लगा दिया जाता। ये देख सकते हो कि अब ये ख़त्म ही नहीं हो रही लाइन, पर मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी है, ये देख सकते हो जनवरी 2021 से इसमें बाइंग चालू हुई, ठीक है। 15 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 10 15 1 1 1 1 1 करके फिर 1 4 2, अब देख सकते हो, मैं अगर इसके स्लाइड ही करता रहूँगा ना तो आप देख ही नहीं पाओगे कितनी सारी ऐसे करके। तो आपको टाइम नहीं करना है, ठीक है। उसकी जर्नी के साथ में रेड में भी हैं शेयर्स, बहुत भाई टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, तो तब भी टाइम नहीं किया, 1 शेयर 2 शेयर 2 शेयर 4, ऑल इन ऑल जब आप जाते हैं आप उस क्वांटिटी के साथ में हैं कि नहीं है, ठीक है। देख सकते हो कि 1975 65 और 10 क्वांटिटी, वो 1975 के क्वांटिटी के करीब के एक इन्वेस्टमेंट हो गई है। टाइम क्या हुआ इतनी क्वांटिटी ऐड करने में, समय क्या लगा सर आपको? मैं लगभग 5 साल, ठीक है। आप देख सकते हो 2021 जनवरी से मेरी इसमें है बाइंग, जब से आया हूँ मार्केट में, तो जनवरी 2021 से लेकर 2026 लगभग 5 साल के में हमने लगभग, मैं कहूँगा 1975 की क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड ऑन कर पाई, और आज भी ग्रीन में हूँ, तो क्या बुरा है सर? जितने 5 भाई पूरा इन्वेस्टमेंट 1975 की क्वांटिटी का 5 साल पहले कमाए हुए पैसे पे नहीं है। अभी जो जनवरी 2026 में भी जो मैंने शेयर खरीदे हैं 2, तो वो जनवरी 2026 में मैंने कमाई की है, तब मैंने वो खरीदे हैं। आज जो 10 शेयर खरीदे हैं वो भी अभी ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें, वो तब खरीदें, तो उस पर 5 साल का टाइम नहीं हुआ। तो अगर आप CAGR के हिसाब से देखेंगे तो इंडिविजुअल शेयर्स ने जो रिटर्न बना के दिए, भले ही ये टॉप से इतना करेक्टेड है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी पैसा आपका काफ़ी बढ़िया बना होता है अगर आप पिलर्स में लगाने का तरीका समझ लेते हो। पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 4 पिलर्स तो आप तैयार कर लो। अब कहोगे सर उन शेयर्स पे तो ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम पूरा निचोड़ लेंगे,
जैसे मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी, मैं मानता हूँ ऐसी बहुत सारी कंपनीज पड़ी होंगी जो जीरो होंगी, जैसे आपने बहुत सारा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि उन कंपनीज में जाके जीरो होगा, अगर मैं कमेंट्स जो पढ़ रहा था उसमें ये कहा था कि सर आपने ये कंपनी को क्यों बना के रखा हुआ है इतने समय तक, इनमें प्रॉब्लम्स है, ये पैसा नहीं बना रही, इनमें कुछ ज़्यादा फंडामेंटल पहले बढ़िया थे अब नहीं है उतने सही, या क्या कुछ है। अरे उसमें लगे हैं 10,000, 15,000, 12,000, 1,000, कुछ उम्मीद है भी कि भाई उनमें भी चीज़ें क्यों, क्योंकि मैंने आपको दिखाया बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनमें भी मैंने जर्नी आपको दिखाई है कि इतने 1,000% तक के रिटर्न, फिर 50, 60, 80% तक गिरावट होता है। तो मैं पढ़ता हूँ उन कंपनीज को बार बार कि हाँ भैया ये, हाँ ये, जब मेरे पोर्टफोलियो में पिलर्स सस्टेन हो जाएंगे, भैया ठीक है मान के चलो 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसा भी लगेगा कभी कि हाँ यार इट कुड बी अ पिलर, यस इट इज़ गोइंग टू बी अ पिलर, बट मालूम पड़ा बाद में कहीं कुछ चीज़ ऐसी डेवलपमेंट हो गई उस कंपनी में कि आपको वो लगा कि नहीं यार ये अब तो चीज़ थोड़ी गड़बड़ निकल गई। ठीक है, पिलर मतलब जो तैयार, जो वजन आपकी पोर्टफोलियो को लेने लग जाए लंबे समय के लिए। लंबा समय मतलब क्या आप समझते हैं? 5 साल तो गिरावट चल ही सकती है। तो भाई ये मान के चलता हूँ कि ट्रम्प का जो फेजेस है, जो टाइम पीरियड है, वो रहेगा गिरावट में। अब जैसे उसने नई चीज़ चालू कर दी कि भाई इंटरनल ऑडिट बैठा दिया कुछ कंट्रीज़ पे कि भैया इतने कंट्रीज़ पे हम वो करेंगे, ये करने दे, लेट इट भी यार, उसको करने दे। ये वो एक अच्छा टाइम है, आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे सही तरह से एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ अच्छा कुछ कमेंट्स मतलब चीज़ें बोली थी, तो वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे अब तो अल्टरनेट रास्ते यहाँ पे देख सकते हो कि ये सऊदी अरेबिया के ये जो पाइपलाइन है, यहाँ से ये तेल को यहाँ पे, ये इराक वॉर के टाइम पे ये लाइनें कुछ बिछाई थी यहाँ पे, और ये तो इनको जो है कि इसके इस एरिया को बाईपास करके उतना तेल तो नहीं बेच पाएंगे, लेकिन ग्लोबली जो तेल और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यूएई और ये जो है मिलके अपनी इन 2 पाइपलाइंस के थ्रू चीज़ों को करने की कोशिश करें, तो लंबे समय में सब चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। आप भी समझो कि घर में अगर परिवार में कहीं कुछ दुख की बात आती है, जैसे सपोज है ना कि भाई किसी के साथ में कुछ बड़ा हादसा हो गया, कोई ख़राब चीज़ हो गई लाइफ में, तो होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, भाई वो बड़ा डेंट था या घर में कोई ऐसी स्थिति आ गई भयंकर वाली कि हाँ यार उस चीज़ को भूला नहीं जा सकता, लेकिन जब एक लंबा समय बीतता है, भले ही वो एक पुरानी कड़वी याद रहती होगी, लेकिन वो समय के साथ में धीरे 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 डायल्यूट हो जाती है, और उन सब चीज़ों के साथ में ज़िंदगी के साथ में आदमी आगे बढ़ता है। द शो मस्ट गो ऑन। तो यही ग्लोबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज भी जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों का फ़ायदा उठाइए, फर्मों में बाइंग मत करिए, लेकिन अगर चीज़ आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज़ में इस चीज़ें सही मिल रही हैं, एक महीने के दिहाड़ी मार ली, पैसा आ गया, जो परसेंटेज आप लगाते हो वो लगाओ, बीवी बच्चों पे अपने ऊपर जो खर्च करना है वो खर्च करो, उसका रेशियो एक लगाओ, बॉटम मिलेगा नहीं, हाई मिलेगा नहीं। ठीक है, जब चीज़ें वापस अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, तो उस पैसे के हिसाब से आपको रिस्क एपेटाइट भी अर्न करके चलना है कि मेरी कैपिटल और उस पर मिनिमम मोस्ट जो एफडी पे रिटर्न बन सकते हैं उतना तो मैं रिस्क एपेटाइट अर्न करके चलूँ, तो मैं अपना सेफ्टी भी मेरी बनी रहेगी। जैसे आज मार्केट इतना करेक्टेड है, भाई मैं हूँ 7 लाख के प्रॉफिट में बैठा हूँ। ठीक है, भले 5 साल की इन्वेस्टमेंट रही हो, धीरे धीरे रही है, इतना बड़ा पैसा एक दिन में नहीं लग गया। लेकिन ऐसे अगर मैं कहीं पे भी रिस्क एपेटाइट को बुक नहीं करता, केवल लॉन्ग टर्म की जर्नी को ही सोचता, तो शायद मैं सस्टेन नहीं करता। अभी भी आगे अगर डेंट पड़ता है, मार्केट में गिरता है या चीज़ें जैसे गिफ्ट निफ्टी या गिरावट है क्या कुछ है, तो मेरा अकेले का नहीं गिरेगा, वो सबका गिरेगा मार्केट, और त्राहिमाम होगा। उस जगह पे मुझे चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं कट टू कट आ गया बाई द चांस, जैसे मान के चलो स्थिति इतनी खराब हो गई कि डेली आपका पोर्टफोलियो जा रहा है, मार्केट भी नीचे जा रहा है। मार्केट जब बाउंस बैक करता है तो वापस भी तो उठता है, लेकिन ठीक है। और इस तरह की स्थिति मान के चलो आने वाले 3 साल तक कंटिन्यू रहती है, तो 3 साल तक आप पैसा कमाओगे ना। अगर आपने सोच समझ के चीज़ें की हैं तो आप बाय ऑन डिप धीरे 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 करोगे, फोमो मत करो। बाइंग ऑन डिप में भी फोमो मत करो। मैं नहीं कहता वॉरेन बफेट साहब के साथ कि जब सब फियर में हो तब खरीद लो, भाई आप जान ही नहीं पाओगे ना बॉटम कहाँ है। उतनी डीप रिसर्च उनके लिए जितना ज्ञान कहाँ हो पाएगा भाई। हाँ, बस इतना ही है कि अच्छी कंपनी पकड़ में आ जाए, वही बहुत है हमारे लिए। हम उतना ही बहुत कर रहे हैं कि भैया एक अच्छी कंपनी आ गई, गिरेगी भैया 5% में बॉटम बनेगा, 10% बॉटम बनेगा, मुझे नहीं पता। 5% गिरी, मैंने 2 शेयर ले लिया। 10% चली गई तो 2 शेयर और ले लिए। इस बात का मातम मत बनाओ कि भैया 2 ही क्यों लिए, तो 5 ले सकता था, 5 क्यों नहीं लिए। अरे ठीक है, हो सकता है वो ऊपर चली गई वापस
और आपने वहाँ पे 5 ले लिए, उसके बाद में फिर वहाँ से 10% धड़ाक से गिरे। और इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी यार कैप, मिड कैप, भंगार कैप में तो खैर जाना नहीं चाहिए, चाहे स्मॉल कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, आप किसी भी कैप में चले जाओ, वहाँ पे वो मान के चलो आपने 5 शेयर ले लिए कि भाई 5% डिप दिया तो मैंने 5 शेयर ले लिए, वहाँ से भाई अब जरूर से ताकत थी 2 शेयर की थी पैसा, ठीक है आपने 5 शेयर ले लिए, और उसके बाद में फिर वो ऊपर उठा, हाँ यार मैंने देखो बहुत सही किया, मैंने यहाँ पे इतने शेयर्स ले लिए, वेल एंड गुड। अब वहाँ से आपके पास नहीं बचा कोई भी पैसा, अगर ये शेयर मान लो अब गिरावट दिखाता है, मार्केट गिरावट दिखाता है, अब अच्छी कंपनी है तो आपके पास मौका, अब जगह नहीं है, क्योंकि अगले फंड्स आएंगे, अगले महीने की दिहाड़ी मारोगे तब जाके आएंगे, और आपने यहाँ पे 5 ले लिए, कैपेसिटी उतनी थी, और मार्केट अभी 10 दिन के लिए और बच गया था, और उस 10 दिन में उसने 5% ऊपर करके फिर 10% धड़ाक से नीचे मार दिया, तो 10% नीचे, भाई आपने तो 5% गिरावट पे ही 5 शेयर ले डाले, 10% के टाइम पे कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मैं 10% बॉटम हो या इससे भी नीचे चला जाएगा, मैं यार 1 शेयर का पैसा तो मैंने बचा के रखा था, मैं 1 शेयर ले लूंगा। और 19-20 हो भी जाए कि नहीं ले पाए तो उससे सीख ले लो कि भैया अगले महीने आई विल कंटिन्यू माई फंड्स सो दैट ऑन एवरी डिप आई शुड एटलीस्ट पार्टिसिपेट। अगर कल के वीडियो को देखा होगा तो मैंने कहा होगा कि अगर यज्ञ कर रहे हो तो जितनी बार जितनी देवताओं का आह्वान करते हो, स्वाहा करते हो, तो वहाँ पे जो हवन सामग्री होती है, जब आप पंडित जी ये नहीं कहते हैं कि मैं 100 बार स्वाहा बोलूँगा, 100 देवताओं का मैं आह्वान कर रहा हूँ और इसमें घी और हवन सामग्री डालेंगे, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यज्ञ में तो वो उनकी वो होती है कि भाई वो अपनी हवन सामग्री को, और देखो हर बंदा अलग तरह से डालता है, कोई उतनी हवन सामग्री में पूरे देवताओं का आह्वान कर लेता है, स्वाहा कर लेता है, और कोई ऐसा होता है कि उसके लिए 1 कटोरा, फिर जब पूरा वो उसने मालूम पड़ा 10 बार के स्वाहा में ही डाल दी पूरी हवन सामग्री, तो उसको और एडिशनल देनी पड़ती है। फिर अगर उसे लगता है कि नहीं यार मैंने फिर हवन सामग्री भी एक लिमिटेड लेवल पे मंगाई थी, मालूम पड़ा उसने दोबारा से भी उसका हाथ ज़्यादा में चलता है, तो हर एक और हर बंदे की अलग होगी, आप कहीं भी मॉनिटरिंग कर लेना। तो मैनेज करना कि आप कितना सही मैनेज करते हैं वो एक्सपीरियंस से आता है। मान के चलो जैसे आपकी थाली में सब्जी दी जाती है, घर में सब्जी कम बनी है, ज़्यादा बनी है, ठीक है, तो जो आपके घर के मतलब मदर हैं या वाइफ हैं या कोई भी हैं, तो जो आपको सब्जी दे रही हैं वो आपको ये जज नहीं होने देती हैं कि हाँ भैया कि कितनी सब्जी बनी है, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है, बनी कम है, तो वो अपनी क्वांटिटी तक में भी, लेकिन आपका लेविश तरीका है, यू शुड हैव दैट जजमेंट कि यार ठीक है आई शुड, भाई उतनी सब्जी में आप 2 चपाती भी मैनेज कर सकते हो, उतनी सब्जी में जो है कि आप 4 चपाती भी मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या एवरेज लेवल पे भी चल सकते हो, समझ में आया। तो ये सब एक्सपीरियंसेस पे आता है, तो वो कोशिश पे चलोगे आप और एक रफ स्केच लेके भी चलोगे ना। और मैं ये मानता हूँ कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की बात मैं अगर मैं करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो स्थितियाँ अच्छी कल को भी हो सकती हैं, परसों भी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अगर मुझे जो समझ में आता है वो उन बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि ट्रंप विल डिस्टर्ब टिल ही इज टेन्योर इज देयर, ठीक है, ये भी डिस्टर्बेंस किसी और की वजह से नहीं, ट्रंप की वजह से हुआ है, तो ये बंदा डिस्टर्ब किए रहेगा, ठीक है, ये फ्यूचर ऑप्शन खेलने वाला बंदा है, ठीक है, ये शॉर्ट वॉर्ट मारता रहता है, शॉर्ट करके रख लेगा या जो भी कुछ करता हो फिर इसकी फट जाती है, तो बेहतर होगा आप अपने हिसाब से चलिए। और मैं ये मान के चलता हूँ इसके इस फेजेस में, इस तरह के फेजेस में, अभी जो भी इसका टेन्योर बचा है 3 साल 4 साल 3.5 साल, आप ये सोचो आपके मौके मिलते रहेंगे अपनी तरह से, 3 साल 4 साल की नौकरी में 12 36 सैलरी आएंगी, 36 सैलरी को 36 महीनों के हिसाब से ही धीरे धीरे लगाइए, बाय ऑन डिप करिए। रिस्क एपेटाइट का कभी एकदम होता है ना कि झटका मिल गया एकदम से और आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम अर्नड है, तो उससे सीख लीजिए, मार्केट फिर मौका देगा कि भाई मार्केट वापस गया ऊपर तक, तो वहाँ पे लगता है कि नहीं मैंने तो बिल्कुल ही रिस्क एपेटाइट अर्न करके नहीं बढ़ा हूँ मैं, तो वहाँ पे करिए, रिस्क एपेटाइट अर्न करिए, और उस पैसे को मैनेज कहाँ पे करना है पोर्टफोलियो वापस, उसका भी पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो देश दुनिया लगी हुई है कि भाई कहाँ से तेल पहुँचाएं, क्या कुछ करें, इधर से उधर से, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ों में तो मैं कहूँगा कि आप अपडेटेड होंगे ही होंगे, तो इनके बारे में हम क्या ही कहें पूरा, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी अभी भी रेड में, पेप्सी की बात करी तो वहाँ पे भी एआई का यूज़ करके वो सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों पे मैं जस्टिफिकेशन नहीं करने जाऊँगा, ठीक है, मैं अपना पढ़ता रहता हूँ, तो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि लाइक सभी ने किया होगा, ठीक है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप सभी में से बहुत ही कम लोग होंगे जो पूरे वीडियो को निरंतर तक लास्ट तक देखते होंगे, और फेजेस में देखो लेकिन लास्ट तक देखते हैं अगर, तो मिलेगा ज़रूर कुछ। तो जिन लोगों ने पूरा देखा है
वही लोग कमेंट भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कमेंट मिलेंगे मुझे कि हाँ सर मैंने लास्ट तक देखा है और पूरा देखा है और समझ के देखा है, तो वो लोग अभी मैं दें। और एक अभी व्यूअर का जो कमेंट था उसको ये देख सकते हो कि ये जो मैं यहाँ पे ये सब जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट जो भी बाइंग के रहते हैं मैं अपने डालता रहता हूँ, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, और भी लोग डालते रहते हैं तो उनके बीच में डिस्कशन भी चलता रहता है। तो यहाँ पे ये भाई हैं आर प्रसाद, काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। इन्होंने बोला कि सर 5, 7, 10 रुपए वाला शेयर में इस ज़माना में 25-30 हज़ार लगाना के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए। अभी के बार अलग ही सब ज़्यादा कमा रहे हैं तो 25,000 भी कम लगता है। उतना उस टाइम में इन्वेस्टर होके इन्वेस्ट करने का भी नहीं कह सकते होंगे। उस टाइम इंटरनेशनल फंडामेंटल जानकारी भी कोई नहीं देता था। कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें इनको अभी नहीं जानकारी, वो मैं बताता हूँ अगर ये हैं इसमें वीडियो में। कि भाई वो जो आपको शेयर का प्राइस, कल की वीडियो पे बात करी है इन्होंने कि वो जो शेयर का प्राइस 7 रुपये दिख रहा है ना, 7 रुपये, अब जो इन्होंने एवरेज ऐसे बोल दिया 5, 7, 10 रुपये, भाई वो उस समय 7 रुपये का नहीं था शेयर। ठीक है, आगे जो स्प्लिट बोनस जो मिलता है, जैसे मान के चलो कि कोई शेयर आज आपको 500 रुपये का है, ठीक है, 500 रुपये का है और आपने आज बाय कर लिया। कितने रुपए में बाय किया? 500 रुपये में एक शेयर बाय किया। आगे आने वाले 10 साल कंपनी चली, सब कुछ हुआ, ये जो 5 शेयर हैं, मतलब 500 रुपये का जो आपका शेयर है, ये कंपनी जब चीज़ें आगे बढ़ती तो ये केवल MRF को छोड़ दो तो उसका शेयर भी देख सकते हो 1 लाख कुछ का है, क्योंकि वहाँ स्प्लिट बोनस नहीं चला। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि स्प्लिट और बोनस चलता है। यही 500 मालूम पड़ा, एक शेयर पे आपको 2 शेयर बोनस मिल गए, तो जो आपका एक शेयर था वो कितना हो गया? 3 शेयर के बराबर। आपने कितने में लिया था? 500 रुपये में। ठीक है, तो अब टोटल शेयर्स आपके 3 हो गए फ्यूचर में जब आपको बोनस में लिया, और जो प्राइस आपने कितना पे किया था? 500। शेयर एक के कितने बन गए? 3। तो 500 डिवाइडेड बाई 3 कितना प्राइस हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो उस समय पे जो आपका शेयर का प्राइस जब आप चार्ट में देखोगे, खरीदा आपने 500 में एक शेयर था, बट 3 शेयर के बराबर का पैसा दिखाएगा, मतलब डिवाइड करके। ठीक है, तो वो जो आपको करीबन 150 या 160 के करीबन का जो भी है वो प्राइस दिखाएगा, जबकि खरीदा आपने 500 में था। तो इसलिए जब कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बोनस और स्प्लिट के माध्यम से दे देती है, तो ये जो प्राइस होता है वो टूट जाता है। तो वो 7 रुपये जो शेयर का प्राइस दिख रहा है, 7 रुपये में वो कंपनी कभी बिकी ही नहीं होगी, कोई भी शेयर नहीं बिका होगा। पेनी स्टॉक की बात छोड़ दो, मैं मतलब कंपनी जो है जनरल कंपनी की बात कर रहा हूँ, उनकी बात है। ठीक है, उन्हें बिकने को तो पैसों में भी बिकते हैं, 50 पैसा, 1 पैसा, और दुनिया भर का ख़त्म कंपनीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ होती है, तो वो साथ में कभी नहीं बिकता। और रहेगी बात 25,000 की लगाता उस ज़माने में, हाँ मैं मानता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस और ये सब वो सब नहीं आते थे, ठीक है, उस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये 5-7 रुपये वाला जो था वो ये था। अब वहाँ पे आप शेयर से जो है अपनी सैलरी मान के चलो 25,000 का होता और उतने तक पैसा लगता, जिस तरह के आज के फीस आज तो लग सकता है ना। हम आज की बात कर लेते हो, चलो आज जो की हो, आगे आने वाले 10 से 15 सालों बाद चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ेंगी, इससे भी बेटर दिखाई पड़ेंगी। तो आज अभी जैसे मैंने VBL का दिखाया, कितनी साल की जर्नी हुई? 7 साल की, उसमें कितना स्प्लिट बोनस मिल गया मेरे को? काफ़ी। तो वहाँ पे जो मैंने पहला शेयर खरीदा था वो उतने प्राइस में थोड़ी ना खरीदा था। अगर वो बोनस उन सब चार्ट में कैलकुलेट कर लोगे, अगर जैसे मैं मालूम, अब आपको मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी ये देखो, 1 मिनट, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे मैं आपको पहला शेयर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो है ना कि कुछ बोनस भी मिले होंगे, तो बोनस का भी एडजस्ट हुआ होगा। मैं तारीख दिखाता हूँ, तारीख से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नीचे गए। ठीक है, ये देख सकते हो कि 13 जनवरी 2021 में 15 क्वांटिटी 184 रुपये 61 पैसा। कितना? 184 रुपये 61 पैसा। ठीक है, आगे मुझे इसमें बोनस मिला है तो उसका ये इकट्ठा दिखा रहा है। ठीक है, तो 13 जनवरी 2021 को जो शेयर का प्राइस 184 रुपये यहाँ दिखा रहा है, क्या यही था? 184 रुपये, 13 जनवरी 2021 की बात करी जा रही है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, 13 जनवरी 2021 की बात करी जा रही है। चलते हैं इस पे VBL में। ठीक है, 13 जनवरी 2021, 13 जनवरी, ये रहा 13 जनवरी आपका, 7 जनवरी है ना लगभग ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 113 रुपये 51 पैसे। मेरा कितना वहाँ पे प्राइस दिख रहा है?
184 रुपये कुछ पैसे। इसमें वो इसलिए दिखा रहा है आगे अंतर ना कि 13 जनवरी को 113 का प्राइस था सर, आप तो 184 में खरीदे बैठे हो। तो मुझे अभी उतना नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पे जब आप देखोगे ये जैसे 184 रुपये हो गया, यहाँ पे 184 रुपये 61 पैसे की बात होगी ना, जैसे ये 184 ठीक है। अब मैं, और वहाँ पे कितना दिखा रहा है 113, तो ये किस वजह से हुआ? तो मेरे को तो इसमें जो है कुछ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बोनस को उतना वो नहीं किया है इसमें, तो जो शेयर्स मुझे आगे इसमें बोनस और स्प्लिट के दिखाई पड़ेंगे, आपको वो क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, 0 रुपये दिखाई देगा यहाँ पे, 0 रुपये होंगे, ठीक है, और वो उतनी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जैसे जैसे स्प्लिट और बोनस मिला होगा, ठीक है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कितने 19 शेयर्स मिल गए, प्राइस 0, ठीक है। तो ये कितने 7,809। तो ये जो है ये कितनी 19 क्वांटिटी, ये भी इनमें डिवाइड होगी। तो ये डिवाइड होगी तो वो जो प्राइस है मेरा 184 रुपये वो डिवाइड हो जाएगा कि भाई 19 पे फ्री में तो नहीं आई ना, ये पैसा भी तो इसी में एडजस्ट होगा। तो होपफुली तो वो प्राइस रिड्यूस होता चला जाता है। आप पुराना समय में आप देख लोगे, यहाँ देख सकते हो ये 19 क्वांटिटी प्राइस 0, ठीक है, ये 28 क्वांटिटी प्राइस 0, एक क्वांटिटी प्राइस 0। जैसे जैसे नीचे खरीदे थे उतने हमें यहाँ पे स्प्लिट में या बोनस में शेयर्स ऐड हो गए। तो यहाँ पे इनकी जो बाइंग प्राइस है वो आपको 0 दिख रही है, ये देख सकते हो 0 0 0 0, ठीक है। क्वांटिटी 1 28 19 19 ये बाय नहीं किए हुए हैं, तो ये प्राइस भी एडजस्ट होगा इन जो पुराने प्राइस खरीदे हुए हैं। तो और आगे भी ऐसे इस तरह की जो रहता, तो जब लंबे समय में जब जर्नी चलती है, और इस तरह से अगर मैं इसको, बहुत लंबी स्लाइड है ये, तो इसलिए मैं पूरा क्या ही दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से बोनस भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा, तो उन सबको भी जब जोड़ के एडजस्ट करोगे तो चार्ट के हिसाब से प्राइस आ जाएगा। तो जब लंबे समय की बात करोगे तो 7 रुपये 5 रुपये, वो 7 रुपये 5 रुपये में नहीं बिका हुआ होता है, ठीक है। होपफुली आप समझ पाए हों। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ लाइक ज़रूर करके दे जाएगा, क्योंकि काफ़ी कामों को रोक के फिर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें करता हूँ। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।